इतिहास ये बताता है राष्ट्रों के जीवन में बहुत सारे संगठन बनते हैं और 100 साल होते होते वो संगठन अपने आप को समाप्त करने जैसे काम शुरू कर देते हैं। 1885 में बने और 1985 में आखिरी चुनाव जीता और अब स्थिति यह हो गई है कि उस पार्टी के राजकुमार आलू से सोना बना रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ था उसके अलावा उनके पास कुछ था नहीं। जब समय आया संघर्ष करने का, अपनी बात रखने का, तो दिल्ली में कोई दूसरा चला गया जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसने भी खुला छोड़ दिया उनको। स्थिति यहां पहुंच गई है, ये मैं शुद्ध रूप से भारतीय सनातनियों से कह रहा हूं। वो जो थोड़ा बहुत आपके अंदर कहीं हीन भावना है, आप अपने आप को अगर कमतर आंकते हैं, तो ये भाव आपको जरूर जगा देगा। आपको किसी से मार मार करके कुछ नहीं करवाना है, कुछ नहीं करवाना है। आप सही रास्ते पे आ जाएं तो लोग अपने आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। इसलिए आपने 14 में कोई गलती नहीं की, उस कारण से वो तो जाता है मंदिर में और ये बिना मंदिर के कपड़ों के ऊपर ही जनेऊ पहन रहा है। ये इतना बड़ा बदलाव है जिसके कारण लोग डरे हुए हैं। मुझे लगता है ये बारिश शायद नहीं चाहती है, क्या करें, जारी रखें, आपको दिक्कत होगी। इसलिए एक और झूठ जो आज भी हम शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। मेरे बुजुर्ग मुझे माफ करें, उसमें आपकी गलती नहीं है। आप भोले और अच्छे मन के लोग थे, आपने कभी बड़ों पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन 2023 के भारत में हर उस आदमी पे सवाल उठेगा जिसके कारण आज हमारी ये दुर्गति हो रही है। जो समाज इतिहास को सही से नहीं पढ़ता, इतिहास उसे भी पढ़ना छोड़ देता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है और एक झूठ फैलाया गया पूरे देश में कि भारत के पहले प्रधानमंत्री फूल वाले चचा थे। पूछा कब थे, तो 99% सनातनी हिंदू को नहीं पता कि कब हुए। एक इंप्रेशन है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया देश, उसके बाद यह शपथ ली गई होगी। यह सबसे बड़ा झूठ है। 1946 की 7 ऐसी घटनाएं हैं जो भारत के किसी इतिहास की किताब में नहीं पढ़ाई जाती है। इसलिए इतिहासकार भी उसी तरीके के चाटुकार चुने गए ताकि वो वही इतिहास लिखें जो वो चाहते हैं, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको इतना नीचे दबा दो कि कभी ये वहां तक पहुंच ना पाए। इसलिए 1946 की 6-7 घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं, आप तय कर लीजिएगा कि यह सब क्या हुआ था जिसे हम आजादी समझ रहे हैं। जनवरी 1946 में
भारत की 15 प्रांतीय असेंबलीज थी। उन 15 प्रांतीय असेंबलीज को चुनाव घोषित हुए और 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल संख्या 1585 मेंबर थे। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थीं। चुनाव मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में था। मुस्लिम लीग ने 492 में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। कुल मिलाकर के कांग्रेस इलेक्शन जीत गई। जैसे ही ये रिजल्ट आए, उसके फौरन ही मार्च में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का एक बयान आया कि हम भारत को शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं। तो मार्च के बाद अप्रैल आया। इस तैयारी को कनेक्ट करेंगे तब आपको जो मैं कहना चाहता हूं वो बात पहुंच जाएगी। 1940 में 23 मार्च को 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ और लाहौर के उस अधिवेशन में यह रेजोल्यूशन पास हुआ कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो उस वक्त जब वो चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग के लोगों ने एक कमेंट किया। जिन्ना ने यह कमेंट किया और जो वो चाहता था वही हो गया। उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास जो मुसलमान हैं ये नकली मुसलमान हैं, असली हमारे पास हैं। तो जब आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं तो आप दूसरे के एक बयान से कितनी जल्दी विचलित हो जाते हैं और तत्काल प्रभाव से जिसका बयान आया तो आपने झारखंड की राजधानी रांची के पास एक जगह है रामगढ़, वहां कांग्रेस का अधिवेशन किया और तत्काल प्रभाव से मक्का में 1888 में जो शख्स पैदा हुआ था, जो 1902 में भारत आया था, उस आदमी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, जिसे भारत का पहला शिक्षा मंत्री भी बनाया गया। उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। जैसे ही यह हुआ तो आपने 20 अप्रैल को चुनाव की घोषणा कर दी कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी। हमें नीचे कैसे बात इज डिफिकल्ट। सर एक मिनट, सर एक मिनट, भारत माता की जय श्रीराम। माझी सर्वांना विनंती आहे, प्रत्येक जण जागेवर राहील आणि जर जास्त पाऊस वाटत असेल तर चेअर डोक्यावर घेऊन उभे राहा। हे अत्यंत महत्वाचं असं व्याख्यान आहे। धन्यवाद। करना किधर से ऐसा कोणीच जाणार नाही, कोणीच जाणार, कोई जाएगा नहीं सर, कोई जाएगा नहीं। मैंने सुना है कि प्रदेश की सरकार अयोध्या गई है, तो कोई साजिश तो नहीं हुई उसकी एब्सेंस में? उन्नीस 1946 में 20 अप्रैल 1946 को तत्काल प्रभाव से यह घोषणा की गई कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी। बहुत तेज बारिश नहीं, वो तो है लेकिन तेज बारिश है। 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा हुई और 27 अप्रैल को 15 प्रांतीय असेंबलीज ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो अपना मत गुप्त करके भेज दिया। यह आपको ताज्जुब होगा
कि एक आदमी जो चुनाव के लिए जिस पार्टी ने अपने कैंडिडेट तक नहीं बनाया था, गांधी जी ने यह कह करके कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, जब पार्टी ने उसे कैंडिडेट नहीं बनाया तो भी उसको कैंडिडेट की लिस्ट में डलवा दिया गया। 20 तारीख को घोषणा हुई और 27 तारीख को 15 प्रांतीय असेंबलीज ने अपना गुप्त मतदान देकर के दिल्ली भेज दिया। जब मतपेटियां खुली तो आज तो आपको सुनने में आता है कि ईवीएम को हैक कर लिया, आपने मतपेटियों को बदल दिया, ये बता रहे हैं आज की डेट में। इनका मानना है कि भाई मतपेटियों को बदल दिया आपने इसलिए जीत जाते हैं, 2014 में भी जीतते हैं, 2019 में भी जीतते हैं। लेकिन मेरा सवाल किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, मेरा सवाल यह है कि 20 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई, 27 अप्रैल को 15 प्रांत असेंबलीज ने अपना मत दे करके दिल्ली भेज दिया। यह सब कुछ कोई कल्पना नहीं बता रहा कि कहीं कोई काल्पनिक कहानी है। गांधी जी के सबसे नजदीक, उनसे नजदीक गांधी जी के कोई नहीं था, उन्हीं को इंचार्ज बनाया कि आपकी देखरेख में ये चुनाव की पेटियां खुलेंगी और आप ही रिजल्ट घोषित करेंगे। पेटियां खुली, 15 प्रांतीय असेंबलीज के अध्यक्षों ने एक वोट पट्टाभी सीतारमन को दिया, 2 वोट इनवैलिड हुए और 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। बिजली चमक रही है, कुछ जरूरत नहीं। देखिए, मुझे आयोजक बता रहे हैं कि जो लोग मोबाइल खोले हुए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बिजली का संपर्क हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मोबाइल न खोलें, कोई ऐसी घटना न घटे। तो 12 वोट सरदार पटेल को मिले और जिन्हें हम पिताजी कहते हैं, पिता का दर्जा देते हैं, उन्होंने यह कहा कि नेहरू की हार मेरी हार है। और फिर सरदार पटेल के ऊपर जिस तरीके का दबाव बनाया, एक स्वाभिमानी आदमी, उसको यह काबिल कबूल नहीं था, उसने उनकी चिट्ठी छोड़ी और चला गया। जो आदमी अपनी पार्टी के 15 में से एक भी वोट नहीं ले सका, वो आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बन गया। 27 अप्रैल को पंडित कहां के थे पता नहीं, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके बाद 2 सितंबर 1946 को उनको अंग्रेज अफसर बोविल ने यूनियन जैक झंडे के नीचे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1946 में शपथ दिलाई। और 9 अप्रैल को कैसे चीजें तैयार थी और 9 अप्रैल को संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताइए, एक साधारण सा सवाल है, आपको तय करना है कि आपका हीरो कौन था। अगर आपके चाटुकार बुजुर्गों से यह गलती भी हो गई तो भी इस गलती को 2022 में सुधारने में कोई गलती की बात नहीं है, उसे सुधार लेनी चाहिए। जो शख्स
अपनी पार्टी का अब ना 5 मिनट बारिश सुन लो पूरा बिजली कनेक्शन चारों तरफ से फैला हुआ है तो सबको तो हमने क्या जैसे ऐसा है ना कि अब दूसरी तरफ से ना पर बिजली तार में चढ़ा है। तब तक मैं किसी बोला है वो हिल नहीं रहे ना बच्चे एक बार पूछे आपको आपको ठीक लग रहा है ऐसा? मेरे मेरे मन में थोड़ी ये तकलीफ है कि मैं ऐसे खड़ा हूं और आप ऐसे खड़े हैं। इसलिए ये सवाल 2022 के भारत में, 23 के भारत में पूछा जाना चाहिए